हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 5 नवंबर का करंटली का एपिसोड है। सबसे पहले मैट एक्सक्यूट पीवाईक्यू स्ट्रीक डे 3 उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। टोटल 12 क्वेश्चंस हमें आज सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उसे अटेम्प्ट करना है। देन हम जो है इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, खास करके जो प्लेसेस इन न्यूज़ है या इंटरनेशनल अफेयर्स है उससे रिलेटेड आज आर्टिकल्स आए हैं। और उसके बाद वी हैव टीडीएफ का क्वेश्चन होगा आपके सामने में, इसे सॉल्व करना है टॉपर्स की कॉपी से और उसे सबमिट करना है हमारे डेडिकेटेड ग्रुप पर। देखता हूँ कितना समय बचता है, क्योंकि 12 टोटल क्वेश्चन हमें स्ट्रीक के अंदर सॉल्व करनी है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, राइट्स के बारे में बताना है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, या इसका उल्टा, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। फाइन। एंड देन ये दो स्टेटमेंट्स है, आप इसको रीड कीजिए एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में 1 by 1 अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, ये है बताना है हमें। तो क्या होता है रिलेशन, ये 4 ऑप्शंस हैं। कोरिलेटिव, ठीक है। दूसरा, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। देख लीजिएगा, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, एब्सर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है एंड 2 या 3 जो बेस्ट पॉसिबल लगेगा उसमें से एक चूज करना होता है ऐसे क्वेश्चन में जो काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल होते हैं। देन वी हैव राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन। एंड डी इज ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। मतलब कि इसमें बहुत सारे एब्सर्ड स्टेटमेंट मुझे दिख रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, इक्वालिटी का क्या, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, किस चीज का एब्सेंस होगा। इक्वालिटी मतलब सब बराबर। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट चारों में से कौन सा है। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, कैटेगरीज है ना जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फाइन, 14 to 32। अब इसमें अनटचेबिलिटी कौन से वाले कैटेगरी में आता है आउट ऑफ दिस 4, ये बहुत इजी है, कर सकते हो आप। देन राइट टू प्राइवेसी, ये 2 बार पूछा गया है और एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से इंटरप्रेट किया गया था एक पार्टिकुलर आर्टिकल को, आपको बताना है किस आर्टिकल से जुड़ा है। इजी है क्वेश्चन ये। देन वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो एक पार्टिकुलर आर्टिकल है जिसे बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंटरप्रेट करती है और उससे जो लाइफ है। ओके, सो आपको इसमें से चारों में से चूज करना है। फाइन। देन राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये क्या फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। चारों में से एक चूज करना है और मैं आज आपको समझाऊंगा, थोड़ा और इजियर बना दूंगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देखिएगा यहाँ भी पूछा गया है कि लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट कैसे रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन वी हैव विच ऑफ द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, क्या पोजीशन है आउट ऑफ दिस 4 आपको चूज करना है। हिस्ट्री रही है राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है, आपको डिसाइड करना। 8वां क्वेश्चन ये है। 9th क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ के अंदर इन चारों स्टेटमेंट्स जो हैं, कह लो पॉइंट्स, इनमें से कौन से आएंगे और ऑप्शंस पे ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चारों आएंगे, 3 आएंगे और ये 2 इस तरीके से। देन वी हैव द 10th क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से करेक्ट चूज करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा है पहला, अब आगे भी पढ़ लीजिएगा। एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये सारी चीजें सोचनी है एंड देन आंसर करना है। फाइन, कर लोगे। चले आगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस पे हम चलते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स। In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of fundamental rights? कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट किया था, उसको ओवरकम करने के लिए लाया गया था। आपको इन चारों में से चूज करना है 1। एंड देन मेंडमस पे है, आपको पता है क्या होता है मेंडमस, बेसिक है कि कोर्ट जो है कमांड करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को। अब इनमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी के लिए कमांड जो करता है, ठीक है, उनकी जो ड्यूटीज है वो उसे सही ढंग से करे। चलते हैं हम
आंसर्स पे चलते हैं जल्दी से। सो राइट्स बहुत इजी है, आप कई बार पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे दी जाती है और स्टेट इसको गारंटी करती है, जैसे फंडामेंटल राइट है। तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आइडिया होगा। देन रिलेशनशिप क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, बहुत बेसिक है, को रिलेटिव है, इनसेपरेबल है, एक दूसरे को पूरा करता है। एंड उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज ए। एंड इसको अगर हम देखें ड्यूटीज के मतलब कि कोरिलेटिव, मैंने बोला ना, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना 1551A सब क्लॉज के, तो उसमें आपको दिखेगा कि पेरेंट्स को बोला जाता है कि वो बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एज जो होगा 6 to 14 होगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक सुंदर सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि एक डीपीएसपी भी है इससे रिलेटेड, तो उसमें एज ग्रुप क्या है, ठीक है, आपको बताना है। यही राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड 6 to 14 ही है या उससे ज़्यादा कम है, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए इंटेंशनली मैं ये करवा रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन है, सो क्या होगा, कोरिलेटिव होगा। देन वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी क्या होगा, जिसकी वजह से एब्सेंस किस चीज़ का होगा। ऑब्वियसली इक्वालिटी मतलब होता है किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, सब एक तरह से इक्वल हैं। तो ज़्यादा वैल्यू किसको मिलता है, जिनको आप एक तरह से कहते हो ना प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। तो प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए उसके पास। अब देखो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंपटीशन, ये तो कहीं से भी नहीं होगा। इक्वालिटी, अगर इक्वल किया जाता है तो इक्वल फुटिंग पे लाया जाता है। कंपटीशन को और ज़्यादा ना मतलब कि कह सकते हो उसका लेवल और बेटर किया जाता है जब हम इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, तब तो प्रॉपर कंपटीशन होता है। जैसे रेस में दोनों को एक जगह से खड़ा करके हम दौड़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे इक्वालिटी ही है। तो वहाँ पे कंपटीशन तो बिल्कुल एब्सेंस कहीं से हो ही नहीं सकता। एंड आइडियोलॉजी, ये तो बेकार एब्सर्ड है, आइडियोलॉजी का क्या मतलब बनता है। सो आंसर इज प्रिविलेजेस। उसके बाद अनटचेबिलिटी कौन से वाले में आता है, तो 14 to 18 आपको पता है, आर्टिकल 17 ये राइट टू क्या होगा बताओ, फ्रीडम या इक्वालिटी, इक्वालिटी, ओके। देन चलते हम आगे, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी, के.एस. पुट्टास्वामी केस, ठीक है। आर्टिकल 21 को मल्टीपल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरप्रेट किया है, तो उसमें लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर एक तो राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया इंडियन सिटीजन्स को, एंड देन राइट टू मैरी अपने चॉइस का, मतलब कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये मत कहना कि राइट टू मैरी, मेरी शादी नहीं हो रही तो वो करवाओ, नहीं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपने चॉइस की शादी वो खुद से करे। ये है, अगर उसके पास ऑप्शन है तो खुद से करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, स्पेशली फॉर द बॉयज। देन लेट अस गो टू द दो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2006 एंड शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बोला था कि इंटरप्रेट किया था इसी को। चलते हैं, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, चलो एक चीज़ मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, आज के बाद इसमें आपको डाउट नहीं होगा। एक होता है लीगल राइट, ठीक है, जिसको लॉज के थ्रू लाया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एंड देन फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। लीगल क्या है, लॉ से भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। आप समझ जाओगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से मैं हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। लीगल मतलब लॉज जो हमारी है ना उसमें से आया है, मतलब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया उससे आया है लीगल राइट, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है, एंड देन फंडामेंटल राइट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही, स्पेशली जो प्लेस है उसका आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में वो प्लेस्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ये पार्टिकुलर राइट्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो। अब जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फंडामेंटल राइट जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या लीगल राइट है, यस।
ऐसे क्या लीगल राइट जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा? नहीं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूरी है कि फंडामेंटल राइट होगा? नहीं। बट रिवर्स में हम जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, अब इस बेसिक चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। ठीक है, राइट टू वोट एंड टू बी, अगर आप आर्टिकल 326 पर होगे तो क्लियरली है कि अगर आप 18 साल के हो, मतलब 18 या 18 साल से ऊपर के हो और आपके पास मतलब कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है या आपको इनरोल करवा लेना चाहिए अगर आप इंडियन सिटीजन हो, तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 326 में। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आया कि आप टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये भी आपको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर 326 के बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। मतलब कंप्लीटली अगर देखो तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसको बताया गया है। ठीक है, तो दोनों जो है, अब देखो दोनों है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट भी होता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब दोनों दिया रहेगा तो हम किसको चूज करेंगे? अब देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है, फंडामेंटल दिया है, वैसे देगा नहीं। अगर इन दोनों में से चूज करना हो और फंडामेंटल राइट है तो यू विल गो विद द फंडामेंटल राइट। समझ रहे हो डिग्री कैसे हमें देखनी है, कैसे कंपैरिजन करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में इस चीज को लेकर और क्लैरिटी मिलेगी आपको। कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट थी, फिर आर्टिकल 300 ए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाल दिया गया। अभी देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट अब नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और याद रहे अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट होती है? यस होती है। अब देखो चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कौन निकल के आता है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रीजन बिंग की 5 आर्टिकल्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन के लिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, बाकी में कहीं सिटीजन्स मेंशन नहीं है, तो ध्यान रहे कि ये गलत है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, यस। फंडामेंटल राइट तो है नहीं, नीदर फंडामेंटल नॉन लीगल। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो लीगल है, तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। यहाँ पे फंसाएगा यूपीएससी, तो ध्यान रहे। अभी जो मैंने पूरा समझाया ना, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स, जो डिग्री होती है, तो उससे क्लैरिटी मिलेगी। सो आंसर इसका बी है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, पता है रूल ऑफ लॉ क्या है? बेसिक है, आर्टिकल 14 से अगर देखें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ पावर्स, यस होगा। कौन कौन सा रूल ऑफ लॉ में आएगा, यही क्वेश्चन है ना, और ऑप्शंस भी देखने हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्लियरली आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, अब जो सोचो कि पीपल क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इसको तो मैं ऐसे ही बाहर कर लूंगा। एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स तो होगा ही। सो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4। देन वी हैव द 10th क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर, पहला सीधा गलत है, और ऐसे स्टेटमेंट कई बार देता है। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर में हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो थोड़ा अटेंटिव होना जरूरी है। ठीक है, एंड देन द सेकेंड स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ये डिबेटेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू, देखो इम्प्लिसिटली प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 32 एंड 26, यस इम्प्लिसिटली प्रोवाइड किया है। सो इसको हम सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो दोनों गलत है। ठीक है, चलते हैं लास्ट 2 आर्टिकल्स पे, क्वेश्चंस पे। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन था, मैंने जब ये अटेम्प्ट दिया था। 44th एंड 86 तो एजुकेशन से रिलेटेड था, एंड 44th आपको पता होगा कि जो 42nd में जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था ना, मेनली जो प्रोविजंस थे इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी, उसी को रेक्टिफाई करने के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था। तो ये दोनों तो होगा नहीं, यही दोनों में से डिसाइड करना है, और यूपीएससी ने आंसर 1 दिया है। दोनों को हम सही मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मतलब हमें ये देखना पड़ेगा यूपीएससी क्या डिसाइड करता है, आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है। मैंडेमस के बारे में ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक गलत निकालना होता है, बस उससे चीज़ें क्लियर हो जाती है 3 स्टेटमेंट पढ़ते समय। ठीक है, सो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, प्राइवेट के मतलब सही में नहीं होता है। हाँ, पब्लिक ड्यूटी दे दी तो यस, थोड़ा सही लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है,
मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट्स मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, ये ज़्यादा हो गया, यही गलत है, आप लोगों को पता ही होगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव, हाँ बिल्कुल, टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वा वारंटो, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही डिराइव हुआ है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो 1 and 3, ठीक है। आप लोग अपने स्कोर्स बिल्कुल ही लिखना है आपको। और आज के अगर हिसाब से जाओ तो जो टॉपिक्स थे यूनियन टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, उससे ना के बराबर क्वेश्चन आए थे। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट था। और कल हम डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन करेंगे, जो मैड स्ट्रिक डे 4 होगा कल का, ठीक है। सो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहले मैं, मतलब टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आज हिंदू में बहुत कम आर्टिकल्स आए थे, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एक साथ ही आर्टिकल्स आ जाते हैं, 8 to 9 10, मतलब 10 आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं। और कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल्स ही नहीं आते, बहुत कम आते हैं। फिर भी जो हमारे प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है उस पर मैं फोकस करता हूँ, मेंस के लिए भी। तो आज के जो आर्टिकल्स हैं मैं दिखाऊंगा कि देखो ये उससे रिलेटेड चीज़ें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी है, तभी हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल ऐसे 7 क्वेश्चंस आएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी नहीं भी करोगे तो इट्स ऑल राइट, आपको बस रेफरेंस देखना है कि क्यों मैंने इसको इंक्लूड किया है, एक चीज। सेकेंड चीज, ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। अब जैसे प्लेसेस इन न्यूज है, ये सारी चीजें होने वाली है अच्छे से, आप निश्चिंत रहना इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए हैं, तो उसको देखेंगे। इसी से रिलेटेड है इजराइल, जो गाजा पीस प्लान चल रहा है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसका करंट क्या सिचुएशन है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल में आया है, इसको हम देखेंगे। सेकंड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल, आई थिंक दिस इज द मोस्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, ब्रिक्स पे, ठीक है। स्विफ्ट को स्विफ्ट आपको पता होगा, और नहीं पता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। यूपीआई को भी देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे ब्रिक्स पे एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट वो ब्रिक्स ने इसे खड़ा कर रही है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस साल प्रीलिम्स में ऐसा रहा है कि जो जियो इकोनॉमिक्स है उसमें किस तरह से इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट, इस तरह से स्विफ्ट, यूपीआई, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम्स आए इस थीम पे। तो ब्रिक्स पे जो है ना न्यूज में है, तो हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। देन पोक्सो एक्ट जो है ना उसको मिसयूज किया जाता है, तो इसमें हम कौन सा सेक्शन है जिसे मिसयूज किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसको देखेंगे, बेसिक्स उसकी। एंड देन वी हैव न्यूज में अगेन रशिया यूक्रेन रहा है, उसमें कुछ नए एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाने की बात हो, तो उसमें भी मैं पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा, खास करके रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड पीवाईक्यू। तो जो ऐसे प्लेसेस इन न्यूज है ना रिसेंटली जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। यही 5 आर्टिकल्स मैं कवर करूंगा आज, पीवाईक्यू के साथ साथ कवर करूंगा। सो 2 स्टेट सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आउट ऑफ दिस 4। देन अरब पीस इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो गाजा पीस प्लान को ऐसे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे रिलेशंस जो है ना बेटर किए जा रहे हैं बिटवीन इजराइल और अरब स्टेट्स, और मतलब कि सेंटर में गाजा या कह लो पैलेस्तीन है, ठीक है। तो ये है, तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं। एस जयशंकर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है, कहा है कि इंडिया एंड इजराइल हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक, एंड पार्टिकुलरली इन आवर केस दैट टर्म हैज अ रियल मीनिंग, वी हैव क्रिएटेड अ रिलेशनशिप विद अ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। इसको आप, अगर इंडिया इजराइल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोट ऊपर में, मतलब कि कोट से स्टार्ट कर सकते हो, या एंड भी कर सकते हो, या जिनका PSIR ऑप्शनल है वो कर सकते हैं। आज आप लोगों से मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको ना गूगल कुछ नहीं करना है, बेसिक बताना है कि इंडिया के लिए बहुत सारे रीजन से इजराइल इंपॉर्टेंट है। एक रीजन बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आपको लगता है कि इजराइल के साथ हमारी रिलेशनशिप रहनी चाहिए, एक रीजन, बहुत सारे रीजन से सबसे प्राइमरीली आपको कौन सा लगता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। So India and Israel reaffirm their strategic partnership built on the trust and reliability obviously, और देख लो ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी की बात कही गई है, एंड देन इंश्योरिंग अ ग्लोबल अप्रोच ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ठीक है। तो दोनों का प्रॉब्लम है टेररिज्म, ठीक है, तो उसी चीज पे कहा गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। मीटिंग हुई है एंड अभी जिस तरह से चीजें बेटर हुई है, गाजा पीस प्लान पे काम चल रहा है, तो फॉरेन मिनिस्टर का आना
इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर का, ये इंपॉर्टेंट है, उसी डेवलपमेंट से हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टेररिज्म पे काम करेंगे, साथ में करते रहेंगे, एंड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी पे बेस्ड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बहुत डेप्थ में जाके मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा कॉपरेशन कहाँ करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, जस्ट यू हैव टू आंसर दिस। प्राइमरीली वन रीजन, गिव मी वन रीजन व्हाई ये इजराइल इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हमें क्यों उनके साथ पार्टनरशिप रखनी चाहिए? आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट सोचना, ठीक है, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को दूर रखिएगा, ठीक है, वो यूपीएससी को जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं फिर, दूसरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। गाजा पीस प्लान में क्या डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है आज के हमारे जो ऑथर हैं। चलिए तो देखते हैं, सीज फायर अंडर टेस्ट। हमास जो है ना, हैज नॉट रिटर्न द बॉडीज ऑफ इजरायली किल्ड इन 7 अक्टूबर 20। तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है ना अभी, देखो मैं दिखाता हूँ। हमास इज येट टू रिटर्न द बॉडीज ऑफ इजरायली टेकन कैप्टिव ऑन अक्टूबर 7, 2023। आपको पता ही है क्या हुआ था उस दिन। एंड टोटल ऐसे 13 बॉडीज हैं जिसपे हमास जो है ना बॉडीज रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो सीज फायर हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, बट हमास डिले कर रहा है, डिलेइंग द सीज फायर्स इंप्लीमेंटेशन एंड रिवीलिंग द मिसट्रस्ट बिटवीन द बोथ साइड्स। अब देखो, मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसका तो कोई प्रीलिम्स पेज पे क्वेश्चन नहीं आया। मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अवेयर रहो कि क्या हो रहा है। आपको पता है गाजा पीस प्लान ट्रंप ने उसको जो है एक तरह से लॉन्च किया था सो दैट जो है सीज फायर हो सके। तो आप अवेयर रहो चल क्या रहा है, उसी पे ये आर्टिकल है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देन माउंटिंग यूएस प्रेशर ऑन इजराइल। अब यूएस जो है ना, ट्रंप जो है ना सीरियस है इस चीज को लेके कि इजराइल के साइड से जो है वो सीज फायर नहीं ब्रेक किया जाए जब सीज फायर हमने तय कर दिया है। तो ट्रंप हैज डिप्लॉयड इवन उन्होंने यूएस मिलिट्री पर्सनल को भी डिप्लॉय कर दिया एंड ड्रोन्स इन इजराइल टू मॉनिटर द ट्रूथ, सिग्नलिंग डीप यूएस इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। डेवलपमेंट में देखो ये भी चीज है, ध्यान रखना है कि यूएस पर्सनल को वहां पे मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, उस पर्पस के लिए रखा गया है कि नेतन्याहू जो है ना ऐसे डिसीजंस ना ले जो सीज फायर के अगेंस्ट हो। फिर इजराइल पॉलिटिकल डिपेंडेंस। ओके, सो डेस्पाइट मिलिट्री जो सुपीरियर है इजराइल इज पॉलिटिकली कॉर्नर्ड एंड कंपेल्ड टू फॉलो वाशिंगटन्स लाइन टू रिटेन डिप्लोमेटिक कवर। अब जैसे यूनाइटेड नेशन में है तो इजराइल को अलग थलग कर दिया जाता है, बट वीटो जो है यूएस लगा के उसे सेव कर लेता है। तो पॉलिटिकली डिपेंडेंट है इजराइल ओवर ऑन यूएसए, ठीक है, मिलिटरीली बहुत सक्षम है लेकिन डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा प्लान एंड वार्निंग दैट इजराइल वुड लूज, और एक वॉर वार्निंग दी गई थी इजराइल को कि अगर वो वेस्ट बैंक को कैप्चर करेगा तो इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट यूएस के साइड से, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सीज फायर प्लान में बहुत टाइट, मतलब कह लो स्ट्रिक्ट स्टांस है ट्रंप का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली ऑन इजराइल। अब लिमिटेड लेवरेज ऑन हमास, ऐसा नहीं है, मतलब यूएस जो है ना लेवरेज जो है ना वो इजराइल तक ही सीमित दिख रहा है। अभी डिले हो रहा है तो यूएस उतना कुछ कर नहीं पा रहा है हमास के ऊपर, स्ट्रिक्ट एक्शंस ले नहीं रहा है। देखो हमास दो मिलिटरी वीकर, एक एसिमेट्री है बिटवीन इजराइल एंड हमास, बहुत मिलिटरी डिफरेंस है, ठीक है। ऑल्दो मिलिटरी वीकर है, इज आइडियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट एंड लेस ससेप्टेबल टू यूएस कोर्जन, मेंटेनिंग डेफियंस इवन अंडर द प्रेशर। ये खासियत है हमास के पास, आइडियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है एंड लेस ससेप्टेबल, यूएस पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, तभी वो डिले कर पा रहा है। अब पैराडॉक्स क्या है? कंट्रोल विदाउट पीस। So Trump appears to control Israel's action but cannot influence Hamas, producing a fragile and one-sided stability that lacks genuine reconciliation. ठीक है, एक तरफ तो इजराइल के एक्शंस को कंट्रोल कर पा रहा है बट ऐसा नहीं, इन द केस ऑफ हमास ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी आगे क्या है इस पीस प्लान का, ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा प्लान। मैंने इसको इसलिए पढ़ाया कि आपको पता होना चाहिए कि अरब पीस इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आ चुका है, 2 स्टेट सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ चुका है, यू नेवर नो इस पे भी क्वेश्चन आ जाए इस बार। ट्रम्प्स 20 पॉइंट गाजा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंक्लूजन यही निकाला है हमारे ऑथर ने कि डील डिप्लोमेसी वर्सेस रियल पीस। ट्रम्प्स अप्रोच में कॉज वायलेंस बट कैन नॉट इंश्योर पीस, ये है पॉज वायलेंस, सॉरी, ठीक है। द एडिटोरियल कंक्लूड्स दैट द पावर एसिमेट्री, किसके बीच में पावर एसिमेट्री? इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में, बिटवीन इजराइल एंड हमास
कैन नॉट बी सॉल्व बाय अमेरिकन कमांड एंड ट्रू स्टेबिलिटी रिक्वायर्स रीजनल ऑनरशिप एंड रिस्ट्रेंट। ठीक है, बेसिक था, समझ आ गया होगा कि रीजनल जो पावर्स हैं या ये दोनों है ना, इन दोनों को अपने लेवल पे बात करना पड़ेगा, ना कि ये कोई तीसरा मीडिएटर आ रहा है वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ऑथर का कहना है कि इससे पीस नहीं आप गारंटी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो 2014 में। ठीक है, देन यूपीआई, इंडियन यूपीआई 2025 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कब ये किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने यूपीआई पैक्ट साइन किया है। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज स्विफ्ट, स्विफ्ट से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप कर लो, मैं बस दिखा रहा हूं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिंस पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूं। ठीक है, सो लेट अस गो टू द आर्टिकल इटसेल्फ, और बहुत सुंदर आर्टिकल है, अच्छे से इसको कवर करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सो ब्रिक्स नेशंस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, आर वर्किंग टू एस्टैब्लिश अ ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, जिसको ब्रिक्स पे भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लोकल लेवल पे मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे हो अपने करेंसी में, लोकल करेंसीज में कर सको, ये है ब्रिक्स बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, और इसमें आप डिपेंडेंट नहीं हो यूएस पे, यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं हो। इसको ब्रिक्स जो है ना डेवलप कर रही है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डोमिनेटेड। ओके, सो मतलब कि स्विफ्ट जो है ना, मतलब आई वुड लाइक टू, मतलब इस चीज को और ज्यादा समझने की कोशिश, मतलब इसको और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। स्विफ्ट नेटवर्क, देखो डॉलर जो है उसमें ट्रेड होता है इंटरनेशनली, बट जो मैसेजेस आते हैं, कम्युनिकेशन होता है, हम देखेंगे स्विफ्ट क्या है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। सो उसमें वेस्टर्न कंट्री का कंट्रोल है। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो तो उसमें वेस्टर्न कंट्री का कंट्रोल है। अब एक चीज समझना है कि ये ब्रिक्स पे जो है ना, करेंसी नहीं है, ये सिस्टम है जिसके थ्रू आप जो है ना ट्रांजेक्शन करते हो। ये ध्यान रहे, ये करेंसी नहीं है, जैसे यूरो है, डॉलर है। डी डॉलराइजेशन इस तरीके से नहीं हो रहा है कि डॉलर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, बट उसकी डिपेंडेंसी इतनी है, उसको हम कम करने के लिए जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसका एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। फाइन, सो द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स देयर पुश फॉर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, यूज ऑफ लोकल करेंसीज, देखो, and protection from Western sanctions, especially after the weaponization of SWIFT during geopolitical conflicts like Russia and Ukraine war। और ईरान के साथ भी करता है यूएस या वेस्टर्न ब्लॉक। तो स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा है जो कि ब्रिक्स पे होगा। ठीक है, सो अबाउट स्विफ्ट हम देखें तो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाउंडेड इन 1973, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स में होगा मोस्ट प्रोबेबली। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सिक्योर मैसेजिंग बिटवीन बैंक्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ये है कि स्विफ्ट का क्या काम है, प्रोवाइड करता है सिक्योर मैसेजिंग। जब इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो एक तरह से सिक्योर मैसेज बैंक्स के बीच में भेजता है, वन कंट्री टू अदर कंट्री। ये है स्विफ्ट का काम, इसी का ऑल्टरनेटिव आप खोज रहे हो। एंड स्केल कितना है कि यूज्ड बाय 11,000 इंस्टीट्यूशन इन ओवर 200 कंट्रीज। लिमिटेशन क्या है इस स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क का कि डज नॉट मूव मनी, ओनली सेंड्स ट्रांजेक्शन मैसेजेस। इशू कौन करेगा, कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न पावर्स, मेनली द यूएस एंड ईयू, इनेबलिंग फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड डॉलर्स डोमिनेंस। ठीक है, अब ब्रिक्स पे क्या है, अब समझ गए होंगे, बेसिक तो समझ आ गया होगा। स्विफ्ट का अगर अल्टरनेटिव हम खोज रहे हैं तो होगा क्या, तो ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च, जो प्रोटोटाइप है ना इसका, अनवील्ड किया गया था अक्टूबर 2024 में। ऑब्जेक्टिव है क्रिएट अ स्विफ्ट लाइक नेटवर्क फॉर ब्रिक्स नेशंस टू सेटल पेमेंट्स इन लोकल करेंसीज। समझ गए, यही मैसेजिंग सिस्टम होगा। पैसे जो है ना वो नहीं मूव कर रहा है, मैसेजिंग सिस्टम है जहां पे एक कंट्री का बैंक जो है दूसरे कंट्री के बैंक को मैसेज देगा ओवर ट्रांजेक्शन, और वो किस में होगा, लोकल करेंसीज में। ठीक है, समझ आ गया। बैक्ड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का बैंक है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में जो एनडीबी आया था ना, एंड ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स एंड यूरोप। पर्पस क्या है, इनहेंस द ट्रेड रेजिलियंस, बाईपास वेस्टर्न जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रशियन पर्सपेक्टिव से इसको हम देख सकते हैं, एंड प्रमोट मल्टीपोलैरिटी इन ग्लोबल फाइनेंस। मुझे एक चीज आपको बताना है,
एक चीज बताना है, चलिए, कि क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सॉरी मुझे बताना है कि इंडिया का क्या स्टैंड है ओवर डी डॉलराइजेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेंस तक में। देखो, इंडिया डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है, बट ब्रिक्स पे क्या है, कम्युनिकेशन है बिटवीन द बैंक्स और लोकल करेंसी के बीच में, ठीक है, इसके फेवर में है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं है, तो ब्रिक्स का जो करेंसी है उसके भी फेवर में इंडिया नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अपनी करेंसी वो लॉन्च करेंगे। इंडिया इज नॉट इन द फेवर ऑफ दैट। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि ब्रिक्स जो कॉमन करेंसी उसके फेवर में इंडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से डॉलर को मतलब डी डॉलराइजेशन की तरफ ले जाएगा, मतलब डॉलर की जो प्रोमिनेंस है उसको कम करेगा। तो ऑब्वियसली यूएस जो है ना, ऑलरेडी ट्रंप ने धमकी दे रखी थी कि 100% वो टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे इस तरीके से। तो इंडिया अभी ऐसा नहीं करना चाहता है। हाँ, इंडिया ब्रिक्स पे के फेवर में है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है ना लोकल करेंसीज में, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ना, हमारी करेंसी भी यूज होगी ना, रुपए में भी ट्रांजेक्शन होगा, आगे देखेंगे अच्छे से। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस देख लेते हैं। जो पेमेंट सिस्टम है ना, जो कि लिंक होगा विथ ब्रिक्स पे, उसमें हमारा यूपीआई है 9 कंट्रीज में। आपको क्वेश्चन पता है, सीधा पूछा गया था कि किन कंट्रीज में यूपीआई जो है ना ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, इंडिया कर रही है यूपीआई ट्रांजेक्शन, मतलब वहां पे है, प्रेजेंट है, ठीक है। देन चाइना का है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ठीक है, और 100+ कंट्रीज में ही है। इनेबल्स इंटरनेशनल युआन सेटलमेंट, हम क्या करते हैं, रूपी सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव रशिया का खुद का भी है, जो कि 2014 में जब सैंक्शंस लगे थे उसके बाद ही आया था। सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, ठीक है, डोमेस्टिक इक्विवेलेंट टू स्विफ्ट, नाउ एक्सपेंडिंग टू कनेक्ट फ्रेंडली नेशंस। एंड देन ब्राजील का नया है पिक्स पेमेंट सिस्टम, जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में पॉपुलर है, लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील इन 2020, प्रोवाइड्स इंस्टेंट 24/7 डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू ब्रिक्स पे। सॉरी, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इन जो चाइना जैसे 100+ कंट्रीज में अपना युआन सेटलमेंट कर रहा है, तो उनका जो पेमेंट सिस्टम है हमारे यूपीआई की तरह, तो मे भी यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे, CIPS किस कंट्री का पेमेंट जो है सिस्टम है। देन रसिया का क्या है, SPFS, या फुल फॉर्म भी दे देगा, एंड मैच द फॉलोइंग कंट्री कर देगा। ऐसे करता है नेविगेशन सैटेलाइट के साथ, ठीक है। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन सच अ वे, तो हमें इसके लिए तैयार रहना। यूपीआई भी डाल देगा, ये तो हमें पता ही होगा, बट व्हेन इट कम्स टू CIPS SPFS हम फंस जाएंगे, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस, ये मेंस पर्सपेक्टिव से देख लीजिए कि ये जो ब्रिक्स पे को प्रमोट किया जा रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। रिड्यूस करता है एक्सपोजर टू वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम एंड सैंक्शंस, ऑब्वियसली प्रमोट करेगा लोकल करेंसीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बूस्ट इन इंफ्रा ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉपरेशन एंड साउथ साउथ कनेक्टिविटी। अब ये जबरदस्ती का पॉइंट अब जनरेट किया जा रहा है। एंड चैलेंजेस डॉलर डोमिनेंस, ये तो इंडिया कभी भी इसके हित में नहीं होगा, नहीं बोलेगा, बट अगेन हम लिख सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट है, इंडियन है, पेविंग द वे फॉर अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर, ठीक है। आपको अब समझना है कि आपके लिए इस आर्टिकल में कितनी ज़्यादा चीज़ें थी। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हमने देखा कि स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट के लिए अल्टरनेटिव ब्रिक्स बना रहा है, उसको भी हमने देखा। एंड जो पेमेंट सिस्टम्स हैं डिफरेंट ब्रिक्स कंट्रीज के, उसके बारे में भी देखा, जैसे यूपीआई हो गया, CIPS हो गया, SPFS हो गया, एंड पिक्स पेमेंट सिस्टम ऑफ ब्राजील हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। पोक्सो जो है ना, उसको मिसयूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लॉज आते हैं जो कि जरूरी होते हैं, बट उसको मिसयूज किया जाता है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। तो हम देखते हैं क्या है ऐसा पोक्सो में। द प्रोविजन मोस्ट ऑफन मिसयूज्ड इन दीज केसेस इन सेक्शन 4 रीड विथ सेक्शन 3 पोक्सो एक्ट के अंदर क्या है ऐसा। तो सेक्शन 3 जो है ना, वो डिफाइन करता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ब्रॉडली, मेकिंग एनी सेक्सुअल एक्ट विथ अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स एन ऑफेंस, ठीक है। किसी तरीका का सेक्सुअल जो है एक्ट जो है ना, 18 साल के बच्चे, 18 साल का जो टीन है उसके साथ आप कम करते हो ना, तो सेक्शन 3 के अंदर वो इंडिया में लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो सेक्शन 4 के साथ रीड करना है, तो इसके साथ जो पनिशमेंट है ना, 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स का है, ये है। एज पर लॉ कंसेंट ऑफ अ माइनर इज लीगली इनवैलिड, मतलब अगर 18 साल से कम है ना कोई, और वो कंसेंट दे भी देना, तब भी वो इनवैलिड है।
हेंस इवन कंसेंसुअल एडोलसेंट रिलेशनशिप्स गेट्स क्रिमिनलाइज्ड। तो ये दिक्कत है कि अगर आप कोई कंसेंसुअल 18 साल से कम का है और वो इस तरह से एक्ट में मतलब कि इस तरह से रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है ना केस हो सकता है, इनवैलिड है वो, आप लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव विषय है और इसको मिसयूज़ किया जाता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एसर्ट किया है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेक्शन 3 में क्लियर है कि क्या इनवैलिड है, एंड 4 में जो सजा है ना, पनिशमेंट है, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। इसको मैंने इसलिए बताया कि मे बी दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 इस तरीके से, ठीक है, पूछता है ना कि पार्टिकुलर एक्ट जो न्यूज़ में रहता है ना उससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन जो है हमारा इंटरनेशनल एरियाज इन न्यूज, ठीक है, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू में, जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना उससे क्वेश्चन है। डोनबास के बारे में आया था, ठीक है, एंड देन खैरसोन, एंड इसको तो आप प्रोनाउंस कर लेना, ये भी आया था। ये दो जो है ना रशिया यूक्रेन वॉर से आए हैं, सीधा क्वेश्चन। तो अभी नए जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी दे कैन ऑल्सो आस्क देम दीज एरियाज, दीज सिटीज, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। हम देखेंगे इसको, मैप में भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना अभी रुक नहीं रहा है, हमें अवेयर रहना है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अब हर चीज का नोट्स बनाओ, बट ये लिख लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक सिटी है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग अच्छे से देख लेना, पोक्रोरोव्स्क, ठीक है। रशियन रिलेशनशिप ही हमें अच्छा लगता है, मतलब जो रशियन कंट्री है, रशियन प्रोनाउंसिएशन इज सो डिफिकल्ट। तो डोनेट्स्क रीजन है यूक्रेन में। अब रशिया ना इसके तरफ एडवांस कर रही है। इस देखो मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। दिस इज द डोनेट्स्क रीजन, ये रहा पोक्रोव्स्क, ठीक है। अब ये रशियन कंट्रोल में है, लेकिन पोक्रोव्स्क नहीं है अभी कंप्लीटली रशियन कंट्रोल में। और जो लुहांस्क, ये जो जब से रशिया ने अटैक किया है तो ये रीजन पे काइंड ऑफ उसके कंट्रोल में है। और दिस क्रीमिया को तो 2014 में ही हथिया लिया था ना, तो ये हिस्टोरिकली यूक्रेन का पार्ट रह चुका है ये रीजन्स। अब लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को मिला के डोनबास होता है, ठीक है। डोनेट्स्क टुगेदर मेक मतलब लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। अब डोनेट्स्क में ही एक छोटा सा सिटी है दिस पोक्रोव्स्क, ठीक है। इसको रशिया इसके तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये अगस्त 25 का लेटेस्ट जो है मतलब मैप में कोशिश किया हूँ कि ला पाऊँ। अभी बहुत सारे मैप्स नहीं आए थे, तो मुझे जो बेस्ट सर्च लगा, एक क्लैरिटी मिलेगी। एक क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछा था कि यूक्रेन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, मुझे ऐसा लगता है इन लास्ट 2-3 ईयर्स। तो आगे भी आएंगे क्योंकि वॉर खत्म नहीं हो रही, ठीक है। तो पोक्रोव्स्क के तरफ एडवांस कर रहा है। इसी चीज को के अगेंस्ट रिटेलिएशन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, और वो रशियन टेरिटरी में किया है, और दैट टू 1300 किलोमीटर अंदर जाकर। और शहर का नाम है स्टेरलितमक, ठीक है। ये दोनों सिटीज को आप जोट डाउन कर लेना। और ये बस खोरस्तान रशिया में है, मैं दिखाता हूं मैप में। दिस इज रशिया, आपको पता है, ये यूक्रेन है, एंड दिस इज जो वन ऑफ द रिपब्लिक्स हैं रशिया के अंदर, बहुत सारे रिपब्लिक्स हैं। बस खोरस्तान देखो कितना डिस्टेंस है। इसी में एक सिटी है जिसके अंदर अटैक किया है। सिटी का नाम क्या है? स्टरलितमक। हमें यही दो इंपॉर्टेंट सिटीज जो रिसेंट न्यूज में है, और ये तो आपको आइडिया लग ही गया, ये खारकीव है, दिस इज क्रीमिया, खैरसन, ओडेशा, ये पोर्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जेफोरी झेजिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इनको प्रोनाउंस कर पाना। ये पूछ चुके हैं, डोनबास भी पूछ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो नए सिटीज हैं वो न्यूज में जो है उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। और इन दोनों रीजन्स को कलेक्टिवली डोनबास कहा जाता है, ठीक है। ये सी ऑफ एजोव है, ब्लैक सी है, फाइन। चलते हैं हम, मतलब दिखाई दिया, समझ आ गया होगा। हाँ, मुझे एक चीज कहनी है कि
मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो जिसका रेफरेंस प्रीलिम्स क्वेश्चन में रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछूं, ठीक है, सॉरी ऐसे आर्टिकल्स को इंक्लूड करूं और ऐसे ही दिखाऊं कि ये लेट अस सी कि कैसे इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बोला ना डोनबास, ये खैरसन एंड जपरोजिया के बारे में पूछा गया, ठीक है, दोनों जगह गलत है, इसराइल लेबनान और सीरिया दोनों गलत है। ओके, सो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसराइल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एक प्राइमरी रीजन, एक प्राइमरीली जो आपको रीजन लगता है वो बताना है। सिमिलरली बताओ गाजा क्यों इम्पोर्टेंट, सॉरी पैलेस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। पैलेस्तीन में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं ना, उसके फेवर में हिस्टोरिकली क्यों रहे हैं, एक रीजन वहां बताना है। सिमिलरली रशिया क्यों हमारे लिए मतलब कि एक रीजन बताओ कि क्यों हमारी रिलेशनशिप उसके साथ होनी चाहिए अच्छी, एंड देन यूक्रेन के साथ भी। चारों जो कह सकते हो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए आपको बताना है कि क्या क्यों इंडिया को उनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए। बस एक जो स्ट्रॉन्ग रीजन आपको लगता है, प्लीज गूगल मत करना, जो भी समझ आता है ना कमेंट सेक्शन में। आज जो आपने स्ट्रीक डे 3 का जो स्ट्रीक क्वेश्चन किया है ना, उसके उसके बाद आपको ये टाइप करना है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री पे। मुझे लगता है जो टाइम लिमिट है ना ये बहुत कम है मेरे पास। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आज भी इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। कोलोजियम सिस्टम पे है, हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ इट्स ऑन सक्सेस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लीडिंग टू द क्वेश्चंस अबाउट इट्स लेजिटमेसी। कमेंट करना है। तो सी एस जो इंट्रोडक्शन आई, कंक्लूजन एंड देन वैल्यू एडिशन, ये आप करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एंड मैं डेफिनेटली आज कोशिश करूंगा कि कॉपीज रिव्यू कर दूं। कल का भी कॉपी रह गया, कल कुछ कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। रीजन था कि कल प्रोसेसिंग में डिले होने की वजह से यूट्यूब के साइड से इशू आ रहा था। 6:30 में वीडियो जो है ना 6 के अराउंड वीडियो रिलीज हुई थी, तो बच्चों के पास उतना समय नहीं था। फिर भी 40 के अराउंड बच्चों ने आंसर्स अपलोड किए थे। आज आपके पास समय रहेगा क्योंकि 1:30 में आई थिंक आई विल पुट दिस ऑन यूट्यूब। एंड जो टॉपर्स कॉपी है आपके सामने में है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, बहुत अच्छे से ये आंसर लिखा गया है, आप थोड़ा सा देखना। इतने सुंदर से लिमिटेड कंटेंट को इतने अच्छे से लोग यूज करते हैं ना, ये मुझे देख के ना बहुत खुशी होती है। फर्स्ट पेज इज दिस एंड सेकेंड पेज इज दिस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और फिर अपने क्वेश्चन लिखकर इनके आंसर से कुछ सीख सकते हो। फाइन, कल से मैं द डायमेंशन फैक्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। बस आज के लिए मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों से। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके भैया इतने मेहनत कर रहे हैं तो हर किसी के पास ये जाना चाहिए। और इनिशियल स्टेज पे ही है ना, हमने अभी मैड एक्सक्यूट जो है उसका स्ट्रीक स्टार्ट ही किया है, 3rd डे है। कल फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पे क्वेश्चन करेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखो ये बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जब आप डेली प्रीलिम्स सॉरी डेली आर्टिकल्स कवर करते हो ना, तो एक आर्टिकल में 8 से 10 फैक्ट्स होते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि एक भी जगह ना मैं ऐसा गलती ना करूं। यू हैव टू प्रिपेयर इट सो अर्ली एंड देन उसको आपको अपलोड करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि रिसेंट डेटा हमारे पास नहीं होता है, तो उसके वजह से कभी कभी एक मिस्टेक हो जाता है। उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ थ्रू द कमेंट्स। आप लोग यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है ना, मैं अपने खुद के नाम से ही उसे पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसके लिए मुझे ना माफ़ कर देना अगर कभी मुझसे ये गलती हुई। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जब मेरे जगह पे आओगे ना, आपको समझ आएगा कि वो एक 5 आर्टिकल में ना 30 से 40 फैक्ट्स हो जाते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपसे गलती हो जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग ना ऐसे मत लेना कभी कि मतलब कि मुझसे नहीं होगा, कोई भी करेगा ना उससे हो ही जाता है। क्योंकि किसी के पास दुनिया भर की करंट अफेयर्स में क्या है, दुनिया भर की नॉलेज, तो और वो फैक्चुअल होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। और इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना ये मतलब कि नाम, सब कुछ जो भी दिया आप लोगों ने, उसके लिए शुक्रिया ही कहूँगा। मिलते हैं हम कल, बहुत सीरियस बातें हो गई। और हाँ, आज गुरु नानक साहब का मतलब कि होता है ना जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे जितने भी सिख भाई, इनफैक्ट सबके लिए गुरु नानक देव जो है ना, सब हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। यूपीएससी एथिक्स में मुझे याद है 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि गुरु नानक की टीचिंग्स पर क्वेश्चन पूछा गया था।
प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक साहब हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उनके लाइफ के बारे में अगर थोड़ा बहुत है ना, आज थोड़ा सर्च कर लेना, एक बार गूगल कर लेना, अच्छा रहेगा, अच्छा चीज़ सीखोगे। पॉजिटिव इंसान है, इंस्पिरेशनल इंसान है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, महापुरुष लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग।